और बोलती है, मेरे बेटे को ढूंढना। कर्टिस की आंखें नम है, वो सिर झुका लेता है और आगे बढ़ जाता है। इसके बाद कर्टिस नामगुंग और उसकी बेटी योना अगले सेक्शन में जाते हैं जहां पार्टी चल रही थी। नामगुंग और योना यहां से क्रोनल ड्रग जमा कर लेते हैं। फिर ये तीनों इंजन सेक्शन तक पहुंच जाता है। इंजन सेक्शन के सामने पहुंचकर कर्टिस खुद पर काबू खो देता है। वो दरवाजा पीटता है, तोड़ने की कोशिश करता है। नामगुंग उसे शांत करता है और अपनी जेब से दुनिया की आखिरी बची हुई सिगरेट उसे देता है। कर्टिस सिगरेट पीता है और अपना पास्ट उसे बताने लगता है। 18 साल पहले जब सब जम रहा था, हमें एक डिब्बे में ठूस दिया गया। 1000 लोग, 1 महीने तक न खाना न पानी। फिर लोग एक दूसरे को खाने लगे। कर्टिस की आवाज कांपती है, मैंने बच्चों का मांस खाया। मैंने एक माँ को मार दिया उसके बच्चे को खाने के लिए। तभी गिलियम ने मेरा हाथ से चाकू छीना और अपने हाथ का टुकड़ा काट कर हमें खिलाया। उसके बाद कई लोगों ने अपने हाथ पांव दे दिए ताकि बच्चों की जान बचे। उस दिन जिस बच्चे को मैं काटने वाला था वो एडगर था और इसीलिए मैं खुद से नफरत करता हूँ। और फिर कुछ महीनों बाद गार्ड्स ने उन्हें प्रोटीन बार देना शुरू कर दिया था। फिर कर्टिस नामगुंग को इंजन का दरवाजा खोलने को कहता है। नामगुंग कहता है, ये दरवाजा नहीं, हमें ट्रेन का बाहरी दरवाजा उड़ाना चाहिए। बर्फ पिघल रही है। मैं 10 साल से न्यू ईयर ब्रिज से वही प्लेन देखता हूँ। पहले उसका सिर दिखता था, अब पूरा जहाज दिख रहा है। मतलब बर्फ घट रही है। बाहर शायद जी सकते हैं। वो बताता है, क्रोनल सिर्फ ड्रग नहीं, हाईली एक्सप्लोसिव है। हमारे पास इतनी ज्यादा मात्रा में है कि पूरा बम बन जाएगा। दरवाजा उड़ाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। कर्टिस उसे पागल समझता है। ये सब नशे का असर है। तभी इंजन का दरवाजा खुलता है। विल्फर्ड की सेक्रेटरी आती है। वह नामगुंग को गोली मार देती है और कर्टिस को अंदर इंजन में ले जाती है। विल्फर्ड मुस्कुराकर कर्टिस का स्वागत करता है और कहता है, तुम 18 साल में पहले हो जो यहां तक पहुंचे। फिर वो सच खोलता है, ये मैसेज, ये बगावतें मैं ही कराता हूं। हर 5-10 साल में बगावत जरूरी है, जनसंख्या कंट्रोल के लिए, संसाधनों के बैलेंस के लिए। गिलियम मेरा पार्टनर था, मैंने उसके साथ समझौता किया था। इस बार तुम लोग हद से आगे बढ़े, इसलिए उसे मरना पड़ा। कर्टिस पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो मानना नहीं चाहता था कि गिलियम भी इस सब में शामिल था। विल्फर्ड आगे कहता है, ट्रेन में रिसोर्सेज सीमित हैं, लोग बढ़ते हैं, हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। गोली चलानी हो, बगावत करानी हो, बच्चों को लेना हो, बस इसलिए करना पड़ता है कि इंजन चलता रहे। इंजन रुका तो सब खत्म। फिर विल्फर्ड को कर्टिस एक ऑफर देता है, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझसे अब ये सब अकेले नहीं संभाला जाता है। इंजन को नया मास्टर चाहिए, तुम बनो विल्फर्ड के उत्तराधिकारी। उधर योना बाहर आती है। नामगुंग जमीन पर पड़ा होता है, लेकिन जब वो विल्फर्ड वाले सेक्शन में जाती है, अचानक उसे एहसास होता है यहाँ नीचे कुछ है। वो फर्श की टाइलें उखाड़ना शुरू करती है। तभी कर्टिस भी वहां पहुंच जाता है। नीचे जो दिखता है उसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। एक छोटा बच्चा टिम्मी और उसके साथ एक और बच्चा, दोनों को इंजन के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स की तरह फंसाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। मशीन के पुराने पार्ट्स टूट चुके थे, उनकी जगह बच्चों को ही पार्ट्स बना दिया गया था ताकि इंजन चलता रहे। कर्टिस के अंदर दबा इंसान, जो पिछले 18 साल से गिलियम के दिए हुए उस हाथ के टुकड़े का बोझ ढो रहा था, अब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। वो विल्फर्ड पर टूट पड़ता है। उधर योना क्रोनल का बड़ा ढेर दरवाजे पर लगा देती है। उसे बस चाहिए थी एक माचिस। कर्टिस योना को माचिस देता है और साथ ही झुककर टिम्मी को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ इंजन की मशीनरी में फंसा देता है। योना आग लगा देती है। तेज धमाका होता है। तेज विस्फोट से ट्रेन पटरी से उतर जाती है। डिब्बे टूट कर जाते हैं। इंजन की आवाजें धीरे धीरे थम जाती हैं और फिर चारों तरफ सन्नाटा। और फिर कुछ देर बाद धीरे से एक दरवाजा खुलता है। योना और टिम्मी जिंदा होते हैं। वे पहली बार धरती पर कदम रखते हैं। हवा ठंडी है, लेकिन अब काटती नहीं। दूर पहाड़ों से एक सफेद ध्रुवीय भालू उन्हें देखता है। मतलब साफ है, बाहर जिंदगी अब भी है। प्रकृति ने हार नहीं मानी और इंसानियत की कहानी अब ट्रेन के लोहे के डिब्बों से निकलकर फिर से इस धरती पर लिखी जा सकती है।